अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल कीज़। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इट इज़ अबाउट साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। आई गेस आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हाँ, ये वही सिगमंड फ्रॉइड वाला साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है और इसको हम यूज़ करेंगे टू अंडरस्टैंड द क्रिमिनल बिहेवियर्स। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले मैं हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि इसी हिस्ट्री से ना फिर आपके फर्दर मैं इसी हिस्ट्री के थ्रू ना आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगी, तो गौर से सुनना है, इसको स्किप ना करना प्लीज़। तो सबसे पहले जब हम अगर बात करें क्रिमिनोलॉजी की, तो जो साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट था ना, उसने क्रिमिनोलॉजी में सबसे पहले जो था ना, जो काम शुरू किया था वो 1911 के अंदर किया था। ठीक है, जिसमें उसने बताया था कि एक जो हमारे पास पैरासाइड होता है ना, पैरासाइड एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि अपने पेरेंट्स को या फिर अपने करीबी जो रिश्तेदार वगैरह होता है ना उसको किल करे। तो उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की थी और स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ रिजल्ट्स वगैरह निकाले थे। तो ये तो सिर्फ एज अ सिंपल बिगिनिंग थी। ठीक है, और इसके अंदर जो रिजल्ट्स आए थे वो यही थे बेसिकली कि चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स थे उस पर्सन को, और एज अ रिजल्ट उसने बड़े होकर जो है ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज होकर अपने पेरेंट्स को किल कर दिया था। ठीक है, और जो आजकल की भी अगर हम बात करें तो मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगी कि रिसेंटली मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी फ्रॉम द जर्नल, और उसके अंदर मैंने देखा था कि ना एक बच्चा था जिसको बचपन में जो था ना ऑडिपस कॉम्प्लेक्स था। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बेसिकली ये होता है कि बचपन में जो हमारा बॉयज़ के अंदर ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स होता है लड़कों में जो कि अपने फादर को देख के आता है। और फादर क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग होता है, टॉल होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, और उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना ताकतवर और रुतबे वाला होता है। और बचपन में जो हर बच्चा होता है ना वो ऑब्वियसली अपनी जो अपोजिट जेंडर की तरफ जब उसका थोड़ा सेंस पड़ता है ना, तो वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है। इसकी हम एग्जांपल इस तरह से भी देखते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर अपने अब्बू की तरफ जाती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, और जो लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं सॉरी, वो अपने अम्मी की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे जब वो देखते हैं कि मेरे फादर को ऑब्वियसली मेरी मदर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं, हालांकि दे नहीं रही होती बट ऐसे ही उनको फील होता है, तो उनको जो है ना एक कॉम्प्लेक्स फील होना शुरू हो जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मेजरली। और पहली तो ये रीज़न होगी। दूसरी रीज़न ये होती है कि एज़ वो देखते हैं कि उनका फादर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको ये डर होता है कि उनका जो फादर है वो उनकी पीनस को कट कर देगा। ठीक है, ये उनके अंदर डर होता है। और तीसरा जो आता है ना वो ये होता है कि उनका फादर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ज़्यादा वीक और फीबल हैं एज़ कम्पेयर टू हिम। ठीक है, और वो उसके सामने स्टैंड नहीं ले पाते, तो इस वजह से भी उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मेरे फादर मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें, लाइक मुझे मार ना दें या फिर मुझे डांट देना। ठीक है, तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस आते हैं ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इनको हम कहते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्सेस इन बॉयज़। ठीक है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस लड़कियों में होते हैं। तो अब जब ऑडिपस कॉम्प्लेक्स था उस बच्चे को बचपन में, वो सही तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ उसका कॉन्फ्लिक्ट, और वो बड़ा हो गया। तो बड़े हो गए उसने फिर अपने फादर को जो है ना कत्ल कर दिया था। और अपनी यानी फिर बाद में जो है ना सुनने में काफ़ी दफ़ा आता है कि उसके स्टडी को मैंने सही तरह से यानी उस में भी कुछ उन्होंने नहीं बताया हुआ था, बट उन्होंने कहा था कि शायद उस लड़के ने बाद में अपनी मदर के साथ कुछ सेक्सुअल इंटरेक्शन भी शो करवाई थी। तो ये जो था ये बेसिकली चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी वजह से उसने बड़े होकर इस तरह का जो पैरासाइट का बिहेवियर था वो शो करवाया था। तो 1911 में सबसे पहले तो उन्होंने इस बात के ऊपर डिस्कस किया। फिर हिस्ट्री थोड़ी सी आगे बढ़ी, 1916 का टाइम आ गया। इसमें क्या था कि सिगमंड फ्रॉइड ने एक प्रॉपर पब्लिकेशन की अबाउट दी क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, जिसमें उसने कहा था कि क्रिमिनलिटी फ्रॉम द सेंस ऑफ द गिल्ट। ठीक है, ये उसने पब्लिकेशन की थी। उसके अंदर उसने प्रॉपरली स्टेट किया कि काफ़ी ज़्यादा जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो इस तरह से क्राइम को परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक अनकॉन्शियस गिल्ट होता है। अगर हम साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात करें ना, तो इसकी जो मेन थीम्स है ना वो दो होती हैं। ठीक है, पहली जो होती है ना वो होती है अबाउट द अनकॉन्शियस इवेंट्स, एंड सेकंड वन इज़ द चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो उसने इन दो को ही टारगेट किया क्रिमिनल बिहेवियर में भी। उसने कहा कि जो हमारा पर्सन होता है ना उसमें एक अनकॉन्शियस गिल्ट होता है। अब उसको पता तो होता नहीं, ऑब्वियसली अनकॉन्शियस है, उसको खुद नहीं पता होगा, उसके बारे में वो अनअवेयर होगा। तो अनकॉन्शियस गिल्ट की वजह से वो क्या करता है, वो क्राइम को परफॉर्म करता है। और क्राइम को परफॉर्म करने के बाद जो उसको पनिशमेंट मिलती है ना, तो वो उसको लगता है कि उसका जो अनकॉन्शियस गिल्ट था ना उसकी सज़ा उसे मिल रही है, और एज अ रिज़ल्ट वो फिर जो है ना अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है कि अच्छा मुझे मेरे अनकॉन्शियस गिल्ट की सज़ा मिल गई, तो इसलिए वो क्राइम को परफॉर्म करता है।
और इसकी वजह से जो उसके फर्दर जो बिहेवियर आते हैं ना, क्रिमिनल बिहेवियर, वो सारे अनकॉन्शियसली ही डायरेक्ट हो रहे होते हैं। या फिर दूसरा उसने कहा कि काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि हम जो होते हैं ना, हमारी जो गिल्ट होती है वो अनइम्पल्सिवली हमें जो होती है ना मोटिवेट कर रही होती है, अर्ज दे रही होती है, और उस अर्ज की वजह से जो है ना पर्सन फर्दर क्राइम को कमिट कर रहा होता है। ठीक है, ये दो उसकी मेन फोकसेस थे अनकॉन्शियस से रिलेटेड, और चाइल्डहुड से रिलेटेड वही जो ऑडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्सेस थे ना वो। फर्दर हम बात करते हैं कि ये तो सिगमंड फ्राइड की बात हो गई। अब फर्दर 1929 का दौर आया, ठीक है, वहाँ पे जो है ना एक सर थे जिनका नाम था फ्रांस एलेक्जेंडर। ठीक है, तो एलेक्जेंडर भाई ने क्या कहा बेसिकली, उन्होंने भी एक पब्लिकेशन की, ठीक है, जिसका नाम था द क्रिमिनल, द जज एंड द पब्लिक। ठीक है, और इस पब्लिकेशन के अंदर उन्होंने बताया कि जो एक हमारा नॉर्मल पर्सन होता है ना, वो क्रिमिनल से ना बिल्कुल ही थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है, डिफरेंस होता है उन दोनों में। अब ये डिफरेंस होता है ना, ये साइकोलॉजिकल भी होता है और साथ में जो है ना बायोलॉजिकल भी होता है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो मैं रेकमेंड करूँगी कि मेरे चैनल पे 2 वीडियोस हैं, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ बिहेवियर, उनको एक दफ़ा देख लेना। तो इसकी वजह से वो क्या होता है कि वो फर्दर क्राइम को जो है ना परफॉर्म या रिट्रीब्यूट कर रहा होता है। अब जो नॉर्मल क्राइम होता है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है, फ्रॉम द न्यूरोटिक क्राइम। न्यूरोटिक क्राइम जिसको किसी भी किस्म का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ रहा हो। अब जो नॉर्मल क्राइम है ना उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसमें भी डिफरेंस आता है, और न्यूरोटिक क्राइम की जो इंटेंसिटी होती है ना, यानी उनका तशद्दुद जो होता है या ब्रुटैलिटी वगैरह जो, या जो बहुत ही ज़्यादा किस्म की स्ट्रेस होती है, और इसके साथ साथ जो काफ़ी वो आता है ना कि अजीब से तरीके से क्राइम किया हुआ है, वो उसमें भी थोड़ा सा ना फ़र्क आ रहा होता है। और इसी की बेसिस पे वो कहते हैं कि जो न्यूरोटिक क्रिमिनल होते हैं ना उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना पड़ चाहिए, और जो हमारा नॉर्मल क्रिमिनल होता है ना उसको रिट्रीब्यूशन की तरफ लेके जाना होता है, लाइक उसको जेल वगैरह के अंदर पकड़ के बंद कर दो। लेकिन जो न्यूरोटिक क्रिमिनल है उसको पहले ट्रीट करो, फिर उठा के जेल में बंद करो। ठीक है, अगर तो यानी सिर्फ उसने अनकॉन्शियस किया तब तो वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो उसको क्या सज़ा देती है आगे की नहीं देती। ठीक है, फर्दर उन्होंने कहा कि अब अगला दौर आया, उसमें क्या था कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ओटो था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ थोड़ी सी जो है ना फर्दर चीज़ें ऐड की। उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है ना ये पनिशमेंट से रिलेटेड होती हैं। अब जब पनिशमेंट होती है ना ये रिलीफ कर रही होती है हमारे जो अनकॉन्शियस गिल्ट होता है ना उसी को, वही सिगमंड फ्राइड की जो बात थी ना उसी को उन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन करके ना दूसरे लफ्ज़ों में बता दिया। कुछ जो होते हैं ना वो उस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए जो है ना क्राइम को परफॉर्म करके पनिशमेंट ले लेते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं क्राइम को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर पनिशमेंट से जो है ना बचते हैं, और जो उनकी फीलिंग आती है ना एक अनजस्टिफिकेशन की, उसको अटेन करने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से जो इलीगल या फिर जो इमोरल हरकतें होती हैं ना उनकी तरफ जाते हैं। तो ये भी कैटेगराइज होता है इन दी साइकोलॉजिकल कैटेगरी, और इसको जो है ना नॉर्मल कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसको न्यूरोटिक ही कंसिडर किया जाएगा। फर्दर वो ये बात कहते हैं कि ज़्यादातर जो क्राइम होते हैं ना ये नॉर्मल होते हैं, न्यूरोटिक बहुत कम होते हैं। ठीक है, अगर जो न्यूरोटिक आते भी हैं ना तो वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई अनकॉन्शियस मोटिवेशन होती है, या फिर किसी भी किस्म की जो कॉन्शियस या फिर नॉर्मल कॉन्शियसनेस होती है ना उसकी कमी होती है, उसकी वजह से आते हैं। फर्दर मेन पास्टुलेट्स की अगर हम बात करें ना इसमें, तो यहाँ पे पहला तो ये था साइको एनालिसिस का कि जो हमारी एक पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, जो कि हमें ना डायरेक्ट कर रही होती है हर चीज़ की तरफ। अब जिस पर्सन के अंदर किसी भी किस्म की न्यूरोसिस है तो ऑब्वियसली उसकी पर्सनैलिटी भी जो होगी वो मैल एडजस्टेड या फिर सही तरह की एक नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से वो फर्दर क्राइम परफॉर्म करता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि जितने भी क्राइम्स होते हैं ये ज़्यादातर अनकॉन्शियस मोटिव या इंटेंशन की वजह से होते हैं, और इसकी जो रीज़न होती है वो क्या आती है, वो या तो फियर होता है पनिशमेंट का, या फिर नीड होती है पनिशमेंट की, ठीक है, ताकि वो अपनी गिल्ट को सेटिस्फाई कर सके। फिर वो कहता है कि क्रिमिनल बिहेवियर जो होता है ना उसको हम कहते हैं कि वो एक किस्म का मैल एडजस्टमेंट है, ठीक है, और इसके अलावा डिसफंक्शनिंग पर्सनैलिटी है। ठीक है, ये दो चीज़ों से बात की, या तो मैल एडजस्टमेंट है या डिसफंक्शन पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से एक पर्सन क्राइम को कमिट कर रहा है। अब इसके अंदर जो है ना इस चीज़ को देखने के लिए कुछ टूल्स भी हमारे पास हैं, ठीक है, लाइक अगर मैं सबसे पुराने टूल की बात करूँ ना जिसके अंदर हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो सब्जेक्टिव थोड़े से आते हैं, RISB, डॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। ठीक है, ये भी हम एक टूल को इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द मैल एडजस्टमेंट ऑफ अ पर्सन। तो फर्दर जो है ना आगे हम इसकी बात करें
तो वो कहता है कि जो साइको एनालिसिस है ना, वो इस बात पे बिलीव करता है कि जब एक पर्सन पैदा होता है ना, तो वो ना एक ब्लैंक स्लेट के साथ पैदा होता है, ठीक है। उस ब्लैंक स्लेट को हम कहते हैं टेबुला रासा, ठीक है, खाली खाली शीट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब जो चीज़ें उसके साथ मुआशरा कर रहा है या फिर जो भी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, उनकी बेसिस के ऊपर जो उसकी ब्लैंक स्लेट है ना, उसके ऊपर चीज़ें लिखी जाएंगी। अब ये जो चीज़ें उसके ऊपर लिखी जा रही है ना, उसके रिजल्ट के अंदर उसकी जो पर्सनैलिटी, उसके एक्शंस, उसके बिहेवियर और एटीट्यूड की फॉर्मेशन या डायरेक्शन होगी। और इन्हीं की बेसिस के ऊपर एक पर्सन जो है वो, उसको हम कैटेगराइज करते हैं एज अ क्रिमिनल या फिर एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल, ठीक है। फर्दर वो कहते हैं कि साइको एनालिसिस इस बात के ऊपर भी बिलीव करता है कि ऑफेंडर जो है ना, उसकी जितनी भी अनकॉन्शियस मोटिव्स है ना, वो सारी ही उससे कमिट करवाती हैं क्राइम को, ठीक है। अगर हमने उसको ठीक करना है तो हम क्या करेंगे कि उसके अनकॉन्शियस मोटिव जो है ना, उनको पकड़ के हम कॉन्शियस में लेके आएंगे, ठीक है। और कॉन्शियस से फर्दर उसको हम रिजॉल्व कर देंगे, तो अल्टीमेटली बंदा क्राइम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम उसके जो फ्यूचर बिहेवियर है उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम हिज अनकॉन्शियस गिल्ट, ठीक है, या अनकॉन्शियस मोटिव्स, थॉट्स एंड एनी सॉर्ट ऑफ अर्जेस। फर्दर आता है ट्रीटमेंट की, अगर हम बात करें आगे, तो ट्रीटमेंट बेसिकली सिंपली यही है कि अनकॉन्शियस थॉट जो है उनको कॉन्शियस में लेके आओ, कॉन्शियस में ला के पर्सन को इंसाइट दो, उसको कोई रियलाइजेशन करवाओ, उसके बाद उन आइडियाज़ को टारगेट करो, टारगेट करने के बाद रिकन्स्ट्रक्शन कर दो, रिकन्स्ट्रक्शन के बाद ऑब्वियसली जो बीमारी है उसका या फिर जो बिहेवियर गलत आ रहा है उसका नामो निशान ही ख़त्म हो जाएगा। सिंपल सा बात है। फर्दर आते हैं रेफरेंसेस, तो मैंने इसमें सिर्फ जो है ना कुछ आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं किए, मैंने कुछ बुक्स भी इसमें यूज़ की थी जो कि मैंने अपनी मास्टर्स में पढ़ी हैं, तो उन्हीं की बेसिस के ऊपर मैंने बनाया है। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ग्रो करने में ज़रा मेरी प्लीज़ हेल्प करवा दें। एक दफ़ा ग्रो हो गया